तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एडुपोस्ट यूसी वेब एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। अंकगणित से संबंधित पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ ही बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर मानसिक दक्षता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित बहुत सारे करीबन 100 से अधिक एपिसोड्स अभी अवेलेबल हैं और लगातार अपलोड हो रहे हैं। तो वो उपलब्ध है अभी चैनल पर, तो आप उन एपिसोड्स को भी देखें। और भाषा परीक्षण या लैंग्वेज टेस्ट संबंधी एपिसोड्स भी बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं। इस तरह से एक ही चैनल पर आप तीनों ही विषयों की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 4 और लघुत्तम समापवर्त क्या है 48। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, और ये हमारे उत्तर विकल्प है 8, 16, 4 और 12। अब एक सूत्र मैं बता रहा हूं कि जब आपको इस तरह के प्रश्न दिए जाएं तो हमेशा याद रखिए कि महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जिन दो संख्याओं का महत्तम या लघुत्तम आप निकाल रहे हैं, उन दोनों ही संख्याओं का गुणनफल महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्त गुने लघुत्तम समापवर्त। अब यहां पर इन दोनों का मान HCF और LCM का मान कितना है 4 और 48। तो हमने लिख लिया 4 गुने 48 बराबर पहली संख्या क्या है 12। तो लिख लिया 12 गुने दूसरी संख्या हमें पता ही करना है, तो लिख लिया सिर्फ दूसरी संख्या। यानी कि 12 गुने दूसरी संख्या बराबर 4 गुने 48। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, इस 4 गुने 48 के नीचे बट्टे में 12 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 4 गुने 48 बट्टे 12। अब आप 48 को 12 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 16। यानी कि वो दूसरी संख्या कौन सी है 16, जो आपके उत्तर विकल्प में यहां पर है। तो इसका मतलब आपका सही उत्तर विकल्प क्या है बी। इस प्रश्न को देखें, सोनीपत से जयपुर के लिए एक बस सुबह 4:15 पर चलती है और रास्ते में आधे घंटे के लिए रुकती है। यह बस जयपुर 12:10 पर दोपहर पहुंचती है। बस ने जयपुर पहुंचने के में कितना समय लगाया, यही आपका प्रश्न है। यानी कि एक बस है जो सोनीपत से सुबह 4:15 पर चलती है, आधा घंटा वो कहीं पर बीच में रुकती है और 12:10 दोपहर में वो जयपुर पहुंचती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ जयपुर पहुंचने में उस बस को कितना समय लगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 8 घंटा 55 मिनट, 7 घंटा 55 मिनट, 7 घंटा 45 मिनट और 8 घंटा 45 मिनट। अब आप गौर कीजिए कि बस कितने बजे जयपुर पहुंचती है 12:10। यानी कि मिनट क्या है इसमें 10, और चलती कितने बजे है 4:15। मिनट क्या है 15। अब अगर हम 10 में से 15 घटाएंगे तो ये संभव नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो पहुंचने का समय है यानी कि टाइम ऑफ अराइवल या अराइवल टाइम वो है 12:10। ठीक है, अब इस 12 में और इस 10 में आप क्या जानते हैं 12 क्या है और 10 क्या है। 12 है घंटा आवर और 10 क्या है मिनट। अब हम क्या करते हैं कि 12 में से 1 घंटा निकाल लेते हैं। हमने लिख दिया -1 आवर यहां पर। तो अब इसमें क्या बचेगा 11 घंटा, और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, वो हमने इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो हम 12:10 को गणित के हिसाब की सुविधा के लिए
11 घंटा 70 मिनट भी लिख सकते हैं, यानी कि 12 घंटा 10 मिनट को हम 11 घंटा 70 मिनट भी लिख सकते हैं। हमने लिख लिया। तो अब ये हुआ पहुंचने का समय 11 घंटा 70 मिनट। अब बस के खुलने का समय क्या था? 4 घंटा 15 मिनट। तो हमने लिख दिया 4 घंटा 15 मिनट। अब जैसे संख्याओं को आप घटाते जोड़ते हैं वैसे इसको हम घटा लेंगे। तो 70 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आया? 55। और 11 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आया? 7। यानी कि 7 घंटा 55 मिनट। यानी कि उसको कितना समय लगा? 7 घंटा 55 मिनट, जो आपके किस उत्तर विकल्प में है? सी में। तो आपका सही उत्तर क्या हुआ? सी। अब एक चीज आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो ये हो सकता है, कई को नहीं भी हो, कि वो ये प्रश्न में कह रहे हैं कि ये आधे घंटे के लिए बस रुकती है। तो कई बच्चे क्या करेंगे कि इसमें आधा घंटा और जोड़ लेंगे, ठीक है, जो कि गलत है। इसलिए कि वो आधे घंटे बस रुकती हो या 5 घंटे, पहुंचती थी तो बस 12:10 पर है दोपहर में जयपुर। और हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि जयपुर पहुंचने में उसे कितना समय लगा। मान लो कि वो सारा दिन बस खड़ी ही रहती तो हम कहते शायद 20 घंटा। अगर 2 दिन तक खड़ी रहती तो हम कहते शायद 60 घंटा। ठीक है, तो वो कितनी देर बस खड़ी रहती है ये मैटर नहीं करता। जो हमारा समय दिया गया है हम उस हिसाब से करेंगे। इसका मैं आपको एक सबूत भी देता हूँ। मान लो कि ये हम अभी कह रहे हैं कि 7 घंटा 55 मिनट हमारा उत्तर है। मान लेते हैं तर्क के लिए, बहस के लिए, कि ये आधा घंटा और समय लगता है। तो इसमें हम 30 मिनट और जोड़ेंगे तो 55 और 30 कितना हो गया? 85। अब 85 में से 60 मिनट निकाल लेंगे, घंटा बना लेंगे, तो कितना बच गया उधर? 25। और 60 मिनट 1 घंटा हुआ, हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा? 7 1 8 और 8 घंटा 25 मिनट। यानी कि फिर तो हमारे उत्तर विकल्प में कहीं 8 घंटा 25 मिनट होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब कि ये प्रश्न उस आधे घंटे को जोड़ने के लिए नहीं कहता। ठीक है, बस ये ऐसे ही कंफ्यूजन के लिए हमने कहा। आपका उत्तर तो पहले ही निकल चुका है। आपका सही उत्तर क्या है? 7 घंटा 55 मिनट, यानी कि उत्तर विकल्प कौन सा सही है? सी। इस प्रश्न को देखें। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बताइए रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। 40 सेकेंड, 42 सेकेंड, 38 सेकेंड और 30 सेकेंड। अब एक चीज आप देखिए, इसमें कई सारे समय की इकाइयां दी गई हैं। एक तो ये घंटा में है, ये देखिए सेकेंड में है ना। अच्छा, ये किलोमीटर में है, ये दूरी की इकाई मीटर में है। तो गणित में इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय हमेशा आप यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स जरूर रखिए, यानी कि इकाइयों में समानता रखिए। यदि मीटर में रखना है तो किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, अगर किलोमीटर में रखना है तो मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए। इसी तरह से यदि घंटा में रखना है तो सेकेंड को घंटा या मिनट को घंटा में बदल लीजिए, और यदि मिनट में रखना है तो घंटा और सेकेंड को मिनट में बदल लीजिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जो राशियां दी गई हैं, चाहे वो समय हो या दूरी हो या कुछ और भी हो, खास करके यहाँ तो समय और दूरी ही ये 2 तरह की राशियां होती हैं, तो उसमें हम इकाई एक ही रखेंगे। या तो किलोमीटर रखिए या मीटर रखिए, या फिर उधर घंटा रखिए या मिनट रखिए या सेकंड रखिए। ठीक है, अन्यथा आपके उत्तर गलत हो सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूंकि ये दूरी मीटर में है तो हम इसकी रफ्तार को, यानी कि इसकी स्पीड को या इसकी चाल को हम क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा की जगह मीटर, ये देखिए ये किलोमीटर को हम क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे। और चूंकि यहाँ सेकंड है तो हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या है। तो चलिए, स्पीड हम जानते हैं फॉर्मूला कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर दूरी क्या है? 24 किलोमीटर, और समय क्या है? 1 घंटा। प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। तो 24 किलोमीटर और बचे 1 घंटा। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। तो हमने इसको मीटर में बदल दिया, 24 गुने 1000। और 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकेंड हो गए? 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में
60 गुने 60 सेकंड। तो लिख दिया हमने, क्या हुआ 24 गुने 1000 बट्टे 60 गुने 7। इस सब को आप काटोगे तो आएगा 20/3, यानी कि इस रेलगाड़ी की ये स्पीड या इसकी चाल क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए आपकी सारी इकाइयां क्या है, ये मीटर में भी आ गया और ये समय की इकाई अब सेकंड में है। तो ठीक है, बाकी को बदलने की जरूरत नहीं। अब चलिए हम कुल दूरी देख लेते हैं। अब ये देखिए 120 मीटर किसकी लंबाई है, गाड़ी की, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 160 मीटर, यानी कुल दूरी फिर क्या होगी, ट्रेन की लंबाई यानी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम जोड़ लेंगे। तो 120 मीटर और जोड़ 160 मीटर, इन दोनों से मिलकर क्या बना 280 मीटर। ठीक है, अब समय का फॉर्मूला हमें पता है, दूरी बट्टे चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 280 मीटर और स्पीड क्या है 20/3 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने लिख दिया 280/20/3। अब देखो ये 3 ऊपर आ जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी कि 280 गुने 3/20। अब 280 को 20 से काटेंगे तो 14 आएगा और 14 को 3 से गुना करेंगे तो 42 आएगा। यानी कि इस 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल कितना समय लगेगा 42 सेकेंड। और ये 42 सेकेंड आपके किस उत्तर विकल्प में है, बी में। तो आपका सही उत्तर क्या हुआ, बी। इस प्रश्न को देखें, बहुत ही आसान प्रश्न है। x का मान बताएं यदि x का 5% जोड़ 70 का 10% बराबर हो। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 98, 94, 100 और 90। बहुत आसान है, चलिए इसको हल करते हैं। तो हमने क्या कहा, यहां पर x का 5%, तो x गुने 5% जोड़ 70 का 10%, 70 गुने 10% बराबर 12। इसको एक व्यंजक के रूप में हमने, एक इक्वेशन के रूप में हमने लिख लिया। ठीक है, अब x और गुने 5% का सीधा मतलब पिछले क्लासेज में बताया कि जब किसी अंक के साथ या संख्या के साथ प्रतिशत हो और उसका मान हो हमें जानना हो तो हम उसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, जितनी संख्या उसके नीचे 100 डाल देना है। यहाँ क्या है, ये अंक है 5%, यानी कि 5/100। 10% मतलब 10/100। 20% मतलब 20/100। ठीक है, तो चलिए x गुने 5/100 जोड़ 70 गुने 10% का मतलब 10/100 बराबर 12। तो x गुने 5/100 जोड़ 70 गुने 10/100 बराबर। अब ये कट गया, 10 से हम 100 को काटेंगे 10 आएगा और इसको 10 से काटेंगे तो 7 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x गुने 5/100 बराबर। अब इसमें देखिए ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी कि 12 घटे 7 बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि x गुने 5/100 बराबर 5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x गुने 5 बराबर 5 गुने 100। ठीक है, यानी कि अब ये 5 और ये 5 कट जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर हमारे पास x बचेगा और दाईं ओर क्या होगा 100 बचेगा, यानी कि x बराबर क्या होगा 100। तो इस दिए गए व्यंजक में x का मान क्या होगा 100 और ये हमारे किस उत्तर विकल्प में है, सी में। तो सही उत्तर क्या है, सी। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोग कुछ सीख रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं सरलतम तरीकों से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।